हेलो साथियों, कैसे हैं? सब बढ़िया। चलिए, तो हमारा फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंदर सुयान एकेडमी में आपका स्वागत है। और जो फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो टॉपिक थे अपने फ्री बॉडी डायग्राम वाला, वो टॉपिक हमारा चल रहा था। पिछले 2 वीडियो में हमने उसकी जितनी भी सिचुएशंस हो सकती थी उनके बारे में देखा था। ठीक है, यानी कि एक रस्सी के साथ में जो सिचुएशन और पुल्ली के साथ में जो सिचुएशन हो सकती थी उनके बारे में हमने लगभग लगभग सारी सिचुएशन पे बात कर लिया था। अब उसके अंदर अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्प्रिंग फोर्स का। यानी कि अब ऐसा होगा कि सपोज करिए आपके पास स्ट्रिंग यानी कि रस्सी नहीं होके और क्या हुआ, वहां पे एक स्प्रिंग लगा दी, है ना। और ऐसे क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बहुत ज्यादा रहता है। स्प्रिंग वाला जो क्वेश्चन है, आप अगर 2013 या 11 का पेपर देखेंगे तो उसके अंदर एक ऐसा क्वेश्चन जो है डाला हुआ है कि स्प्रिंग है, बीच में एक मास लटकाया हुआ है, देन उसके बाद फिर एक स्प्रिंग जो तुल्ला है वो लटकाया हुआ है, फिर एक और मास लटकाया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो इसको करते टाइम फिर हमें एक कंसेप्ट, मतलब अल्टीमेटली क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक जो है इनमें सिर्फ एक एक कंसेप्ट होता है, उसको हमें सिर्फ ऐड करते जाना, जो हमने अभी तक सीख लिया है उसके अंदर ऐड करते हुए जाना है। ठीक है, चलिए स्प्रिंग की बात करते हैं। तो आप जैसे जानते हैं स्प्रिंग कैसी होती है, तो स्प्रिंग जो है सपोज करिए कि ये हमारी एक स्प्रिंग हो गई, है ना। ये भी इसकी नॉर्मल लेंथ है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल लेंथ होने का मतलब क्या है, अभी इसको ना तो खींचा गया ना ही दबाया गया, ये नॉर्मल एक स्प्रिंग है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, अगर मान लीजिए इस स्प्रिंग में इसको मैं थोड़ा सा फोर्स लगा के खींचता हूँ, है ना। इसको क्या किया मैंने, फोर्स लगा के खींचा, तो एक फोर्स लगाया मैंने इस तरफ, तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो है अल्टीमेटली ये जो है वो क्या हो गया, एक्स डिस्टेंस बढ़ गई इसकी। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हैं कि इसको दबा दिया। ठीक है, तो दबाने पे क्या हुआ, यहां से अगर देखना चाहूं तो मैं इसकी एक्स डिस्टेंस में मान लीजिए कमी हो गई फोर्स ऐसे लगा के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब हम स्प्रिंग की बात करते हैं तो स्प्रिंग में क्या होता है, जैसे आप इसको खींचते हैं उसकी लंबाई में चेंज करते हैं, उसकी लेंथ में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो लेंथ में खींचने पर भी क्या होगा, खींचने पर भी वो अपनी प्रारंभिक लेंथ में आने की कोशिश करती है। और जब इसको दबाते हैं तो भी क्या होता है, अपनी नेचुरल जो लेंथ है उसकी प्रारंभिक लेंथ है उसमें आने की कोशिश करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि स्प्रिंग में जब उसकी लेंथ में चेंजेस करते हैं तो खुद एक बल लग जाता है। और वो जो बल होता है वो कितना होता है, वो होता है F इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्यों कहते हैं, माइनस के एक्स का मतलब ये है, के क्या हुआ यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब है कि ये अपोज कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है किसका, इसकी चेंजेस जो हो रही लेंथ में उसका विरोध कर रहा है, जो इसकी नेचुरल लेंथ है उसी में रहने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप फोर्स इस तरफ लगाओगे, ठीक है, अगर आप फोर्स इस तरफ लगाओगे तो जो स्प्रिंग में फोर्स होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, जो माइनस के एक्स की बात कर रहे हैं। आपने जब इसको दबाया तो स्प्रिंग में फोर्स किधर होगा, माइनस के एक्स वाला इस तरफ होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात, इसके दो एंड है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सिचुएशन जो हमें दी हुई होगी, पुल्ली वाली रस्सी वाली जो भी उसके मास लटकाएंगे, उस सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसको, ठीक है, एक मिक्सचर बनेगा हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन में, जिसमें रस्सी भी होगी यानी कि स्ट्रिंग भी होगी, ये भी ब्लॉक भी होंगे और ये सब चीजें होंगी। उसका अगर देखेंगे अपन इस तरह का कोई क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा, है ना। आप देखोगे जब ये समझ लोगे ना आप, इतना सा स्प्रिंग का जो कंसेप्ट है वो उसके बाद में बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जब हम स्प्रिंग को यूज कर रहे हैं, ठीक है, जब आपने क्या किया, इसको खींचा, तो खींचने पे क्या हुआ, खींचने पे ये वाला जो पॉइंट है ना, अगर आप सपोज करिए इसको ऐसे समझिए कि ये मेरे पास स्प्रिंग है, इसको मैं खींचता हूँ तो इसकी लेंथ में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो लेंथ में चेंज हुआ तो इसका मतलब इस हाथ पे भी मुझे क्या लगेगा, इस तरफ फोर्स महसूस होगा, इस पे भी क्या होगा, इस तरफ फोर्स महसूस। तो इसका मतलब दोनों एंड पे जो फोर्स महसूस होगा वो किस तरफ होगा, इस तरफ, है ना, सेंटर की तरफ। तो इधर से भी क्या होगा, फोर्स महसूस होगा, इधर से भी क्या होगा, फोर्स महसूस होगा। जब आप इसको क्या कर दबाते हैं, दबाने पे क्या होगा, इस तरफ फोर्स होगा, वो फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। ठीक है, दोनों तरफ। समझ रहे हो बात को, जैसे रस्सी वाले केस में क्या था, ये पुल्ली थी तो टेंशन अगर इधर इधर है तो टेंशन क्या हुआ, इधर भी था। ठीक है, इधर से टेंशन इधर था तो इधर भी टेंशन किधर था, इधर था, सेंटर पॉइंट में था ना। मान लीजिए रस्सी है, रस्सी को अगर आपने खींचा तो टेंशन मैंने कैसे बताया था, इस तरह से। सेम वही केस है कि जब अपन इसकी बात करेंगे किसकी, स्प्रिंग की, यानी सॉरी स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग वाले केस में भी क्या होगा, जो दोनों फोर्स होंगे वो किस तरफ होंगे, सेंटर पॉइंट की ओर दोनों फोर्स होंगे। जब इसको क्या करेंगे, हम खींचेंगे तब। और नॉर्मली हमारे पास जो केस मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, खींचने वाले केस ही हमारे पास मिलेंगे। ठीक है, आगे समझ में क्या होगा कि अगर आप किसी स्प्रिंग के ऊपर कोई मास लटकाओगे, ठीक है, तो स्प्रिंग क्या होगी, लंबाई बढ़ेगी, बढ़ेगी तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे फोर्स किधर रहेगा, इस डायरेक्शन में, इधर भी किस रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। बस ये कंसेप्ट आप दिमाग में रखेंगे तो सारे को आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। और फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा के एक्स।
ये तो क्या कर रहा है, डायरेक्शन को। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो हम इक्वेशन में क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन तो अपने आप ही उसमें सोल्व कर लेते हैं। तो कितना रहेगा वो, kx रहेगा। ये दिमाग में बिठा लो बस आप तो, ठीक है। स्प्रिंग की वजह से जो फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, वो रहेगा kx, ठीक है। दूसरा, स्प्रिंग अगर मान लीजिए ऐसे लटकी हुई है तो इसका मतलब क्या है, फोर्स इधर भी होगा, फोर्स इधर भी होगा, यानी कि ये फोर्स ऐसे होगा। आगे समझ में, मान लीजिए ब्लॉक लगा के हमने इसको क्या कर दिया, खींचा है, तो दोनों तरफ क्या रहेंगे, फोर्स रहेंगे। आगे समझ में, ये दो चीज अगर दिमाग में उठा लोगे तो आपके सारे स्प्रिंग वाले क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लेके उसको सोल्व करते हैं। ये अगर आपको उतारना तो उतार लीजिए, बाकी कंसेप्ट सीधा सीधा क्या है, स्प्रिंग की वजह से फोर्स कितना रहेगा, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में kx रहेगा। k क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर हो सकता है कि आपको दूसरी चीजें देखे k फाइंड आउट करवा ले। दूसरा, स्प्रिंग अगर इस तरह से है तो इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स जो है सेंटर की ओर रहेंगे, दोनों तरफ से स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। चलिए, कितना रहेगा उसकी वैल्यू मैंने वहां पे लिख दी है आपके पास। चलिए, एक मैं क्वेश्चन लेता हूं, उससे आपके जो है स्प्रिंग वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेते हैं। एक डायग्राम बनाया, पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उस डायग्राम से अपना क्वेश्चन सारे सोल्व होंगे। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम है, इसमें दोनों ही केस आ जाएंगे, है ना। आपके मिक्स वाला केस वाला है। एक ब्लॉक यहाँ पे है, देन उसके बाद एक स्प्रिंग है, और देन फिर एक और ब्लॉक है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है ये 1 kg है, और ये 2 kg है, और ये 3 kg है, ठीक है। तो बड़ा बना देता हूँ 3 kg को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बड़े छोटे से, आप तो बस ये कंसेप्ट दिमाग में रखो अपने पास, ठीक है। चलिए, ये स्प्रिंग लगा दी है, पुल्ली है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, ये इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। और क्वेश्चन क्या है देखिए, इन द सिस्टम शो इन फिगर ऑल सरफेस आर स्मूथ, ठीक है। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अपने फ्रिक्शन पढ़ाई नहीं है तो वो लेना ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, दिया हुआ है। देन स्ट्रिंग इज मासलेस, जो ये रस्सी है ये क्या है, मासलेस है, क्योंकि अभी मासलेस रस्सी वाले अपन केस देख रहे हैं। देन उसके बाद में एंड इनएक्सटेंसिबल, यानी कि क्या है, जो है इसकी रस्सी की जो लेंथ है वो भी चेंज नहीं हो रही, और नहीं भी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल केस वाली बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, तो क्या पूछा है, फाइंड आउट, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए इस सिस्टम का, ठीक है। इस सिस्टम को क्या करना है, एक्सेलरेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। चलो करते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इधर 1 किलो है, इधर कितना है, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, तो कितना है, 2 और 3 किलो, अल्टीमेटली किधर जाएगा, पूरा का पूरा सिस्टम है वो इस तरफ जाएगा। तो मान लीजिए एक्सेलरेशन इधर कितना है, ए, इधर कितना है, ए, इधर रहेगा। अब क्योंकि डोरी है तो डोरी में क्या होगा, टेंशन सेंटर पॉइंट की तरफ, ठीक है, ये बना दिए, ठीक है, टेंशन, कोई समस्या नहीं है। अब आइए स्प्रिंग, क्योंकि ये नया चीज है, ये तो अपन पहले कर चुके हैं, है ना। ये हमारे लिए नई चीज है, तो नई चीज है तो कैसे करें इसको, इसका सोल्यूशन सीधा सीधा ये होगा कि क्या करें, मैंने अभी क्या बताया, दोनों तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पे किस तरफ लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा, इसको जब हमने एफ नाम दे दिया है स्प्रिंग के लिए ना, या इसको क्या कह सकते हैं, एफ एस कह देते हैं। एफ एस का मतलब क्या हो गया, फोर्स फॉर स्प्रिंग, है ना। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया एफ एस, और ये भी कितना हो गया एफ एस, जो किधर लग रहा है, ऊपर नीचे की डायरेक्शन में, यानी इधर तो लगेगा इधर, और इधर लगेगा इधर। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग की लंबाई में क्या हो रही है, जैसे द्रव्यमान लगाओगे स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये इसको कम करना चाहेगा, तो कम करना चाहेगा तो इसको नीचे खींचेगा, इसको ऊपर खींचेगा, ठीक है, जैसा कि ये वाला डायग्राम है ना। चलिए, अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। तो जब सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 3 ब्लॉक है तो तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनेगा, पहले इसका बनाते हैं, ठीक है। इधर मैं बना देता हूँ, फर्स्ट वाले केस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो ये है 1 kg के लिए, 1 kg में क्या हो रहा है, एक टेंशन फोर्स लग रहा है इस तरफ, और कुल मिला के एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगी, सीधी बन जाएगी कि एम ए, तो एम ए का मतलब क्या हो गया, एम के बराबर कितना है, चलो एक बार कर ही लेते हैं, एम ए बराबर टी, और एम बराबर कितना है 1, तो क्या हो गया ए बराबर टी, ठीक है, क्योंकि एम बराबर कितना है 1 है। इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब आइए दूसरे वाले ब्लॉक पे, दूसरे वाले ब्लॉक पे क्या हो रहा है, अगर ये मैं दूसरा वाला ब्लॉक देखूं तो एक टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है। देन उसके बाद में नीचे की ओर क्या है, इसके अंदर एफ एस फोर्स है, ठीक है, कितना एफ एस हो गया।
देन उसके बाद में एक्सेलरेशन किधर है, टोटल मिला के इस तरफ है, ये कितने का है 2 kg का। और कोई फोर्स दिख रहा है क्या, कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी बन जाएगी 2a, है ना। डायरेक्ट लिख दो, अब तो ma लिखने की जरूरत नहीं ना, 2a लिख देता हूँ डायरेक्ट ना। तो 2a बराबर नीचे की ओर आ रहा है fs माइनस t, ठीक है, क्या हो जाएगा fs माइनस t हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब fs की वैल्यू रख दीजिए, तो fs कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा kx माइनस t, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाइए। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा हो जाएगा तीसरे ब्लॉक के लिए। तो तीसरे ब्लॉक में क्या हो रहा है, 3 kg वाले के लिए 3 kg में सिर्फ और सिर्फ, अच्छा mg भूल गए, एक सेकंड, अभी हमने कंसेप्ट भूल गए। mg कौन सा, ये देखिए दूसरा ब्लॉक है, तो दूसरे ब्लॉक पे एक नीचे की ओर mg भी तो लगेगा, ठीक है। इसमें भी तो एक फोर्स mg लगेगा नीचे की ओर, है ना, वो भूलो मत, अपन जैसे भूल गए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू जी, ये भी तो लगेगा। इसी तरह से इसमें क्या होगा, तो 2 इंटू जी भी देखिए, तो एफ एस के साथ में क्या आ जाएगा, एफ एस प्लस 2g माइनस टी। 2g क्यों, क्योंकि m इंटू जी, है ना, 2g हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा इसमें 3g नीचे की ओर, m इंटू जी करेंगे कितना आ जाएगा 3g, और दूसरा क्या होगा ऊपर की ओर कौन सा है एफ एस, तो ऊपर की ओर कौन सा हो गया हमारे पास एफ एस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के सिस्टम किधर आ रहा है, कुल मिला के सिस्टम नीचे आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास ए, तो यहाँ पे रखिए। तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली, ये बन जाएगी 3a इक्वल टू, है ना, 3a इक्वल टू नीचे आ रहा है तो 3g माइनस ऊपर की ओर एफ एस, तो एफ एस कितना है, वैल्यू रख दीजिए एफ एस की, ठीक है। अच्छा इसमें भी चेंजेस हो ना, के एक्स प्लस 2g माइनस टी, है ना, क्योंकि यहाँ से अपन के एक्स रखेंगे, ये हो जाएगा वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी। अब यहाँ क्या हो गया 3a इक्वल टू 3g माइनस एफ एस, है ना, 3g माइनस एफ एस, एफ एस कितना है, वही के एक्स होता है एफ एस बराबर स्प्रिंग वाला फोर्स, तो माइनस के एक्स हो गया, ठीक है। हमने मान लिया कि इसमें जो है ना स्प्रिंग में जो चेंजेस हो रहा है वो कितना है, एक्स चेंजेस हो रहा है हमेशा, है ना, ये हमने मान के रखा कि एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, ये गिवन होगा। अभी देख लेते हैं अपन क्वेश्चन में, सीधी सी चीजें दे दी अपने को। अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई है। पहली इक्वेशन कौन सी बनी, ये वाली, दूसरी कौन सी बन रही है, ये वाली, और तीसरी कौन सी बन रही है, ये वाली, है ना। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे अपने। 3a बराबर 3g माइनस के एक्स, है ना, ये इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास तीसरी, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन से मुझे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रही है ना, इसका त्वरण फाइंड आउट कर रही है। तो त्वरण फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल उसको अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करूँ, देखो ये जो इक्वेशन है दूसरी और इसको, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का के एक्स, यहाँ प्लस का के एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 तीनों को जोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 2 3 को, तो ये इधर राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में, लेफ्ट वाले लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या आ रहा है a, ठीक है, 2a फिर 3a, तो a प्लस 2a प्लस 3a बराबर, सोल्व करने के बहुत तरीके, कुछ कैसे भी कर सकते हो ना। इधर क्या आ रहा है t प्लस के एक्स प्लस 2g माइनस टी, फिर प्लस 3g माइनस के एक्स, तो ये प्लस का के एक्स माइनस का के एक्स कैंसिल आउट, ये प्लस टी और माइनस टी कैंसिल आउट, तो कुल मिला के इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6a इक्वल टू कितना आया 2g और 3g, यानी कि कितना हो गया 5g। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि g बराबर कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो जैसे ही ये लोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50/6, तो 50 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर निकाल लो। तो 6 तो वह 7 8 सॉरी 6 36 7 वाले 8 48 है ना, 8 बार, है ना, 8 बार, फिर आया पॉइंट 2 रहेगा, 2 में जाएगा फिर से 3 बार, 3 3 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल सा था। ध्यान क्या रखना है, जैसे ही अभी यहाँ तक तो अपन ने पहले कर रखा था कि जब डोरी है तब तक तो हमने कर रखा था सारा क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। बचा कौन सा था, जैसे ही स्प्रिंग आ गई, तो जैसे ही स्प्रिंग आ गई तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, वो क्या करनी है कि स्प्रिंग वाला केस में एक एक्स्ट्रा फोर्स जुड़ जाएगा स्प्रिंग की वजह से, ठीक है, वो कौन सा हो जाएगा एफ एस, और उसकी वैल्यू क्या लेनी है हमेशा
के एक्स लेनी है मॉड्यूलस की फॉर्म में। देन ये ध्यान रखना है कि स्प्रिंग की लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में भी लेना है, इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स ले लेना, बस खत्म। ये अपना कंसेप्ट हो गया, तो सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो कुल मिला के इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आया मेरे पास वो कितना आ गया, 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है इसका, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि टेंशन इन स्प्रिंग, क्या फाइंड आउट करना है कि स्प्रिंग में जो है वो टेंशन कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कर देते हैं। देखो 8.3 या इसको क्या ले सकते हैं अपन 50/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कई बार कैलकुलेशन करेंगे ना आगे, तो इससे क्या पता कटने में इजी रह जाए अपने। अरे अब पूछा था इसने टेंशन इन स्ट्रिंग, तो आप देखिए पहली इक्वेशन हमारे क्या बन रही थी, T बराबर A बन रही थी। तो T बराबर A बन रही थी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेंशन कितना आ जाएगा, तो T बराबर A नहीं, सॉरी पहली इक्वेशन क्या बन रही थी, M है ना, M बराबर T बन रही थी, है ना, M बराबर T बन रही थी ना इक्वेशन, और उसमें ये कितना बन रहा था, ये वाला केस में M बराबर T के अकॉर्डिंग M कितना था 1, A कितना था जो हमने 50/6 निकाला, या फिर 8 पॉइंट, तो कुल मिला के क्या बन जाएगी, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ये इक्वेशन सोल्व हो गई वहीं पे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर M A बराबर T लिखते तो उसमें न्यूमेरिकल तो वैल्यू ठीक रहती, लेकिन लास्ट में क्या आना चाहिए, न्यूटन में आंसर आना चाहिए ना, वो आप न्यूटन में ले लेना। देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या था इसके अंदर, थर्ड कह रहा है एक्सटेंशन इन स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग इज 50 न्यूटन पर मीटर। अब ये कह रहा है कि इसी क्वेश्चन में K कितना है, 50 न्यूटन पर मीटर है। ठीक है, 50 न्यूटन पर मीटर है। तो अब इसके अंदर स्प्रिंग में जो है वो क्या फाइंड आउट करो, x कितना हुआ, यानी कि उसकी जो लेंथ में चेंज हुआ वो कितना हुआ। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए उसके अंदर, kx। ठीक है, kx बराबर किसके, देखो देखिए उसमें fs निकालना मुझे ना, fs बराबर किसके हैं, kx के बराबर है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट मुझे ये करना है कि मेरे पास a आ गया, देखो ठीक है, a आ गया, mg हमें दे रखा है, इस इक्वेशन में से लास्ट वाली इक्वेशन ले लो। तो लास्ट वाली तीसरी इक्वेशन क्या बन रही थी हमारे, वो बन रही थी 3a बराबर, है ना। लास्ट की अगर मैं इक्वेशन ये देखूं, आपके ऑलरेडी आपने लिख ली होगी, ठीक है, मैंने मिटा दी तो मैं बना लेता हूँ। ये क्या हो जाएगी मेरे पास, mg यानी कि 3g, है ना, और माइनस fs, ये बनाई थी मैंने इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या था, 3a बराबर 3g माइनस fs कितना हो गया, k माइनस एक्स हो गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है, k मुझे गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा अगर मैं लिखना चाहूँ तो x बराबर, है ना, x बराबर 3g माइनस 3a डिवाइडेड बाय, ठीक है, k। ठीक है, तो 3g कितना हो जाएगा, 3 इंटू, क्योंकि लेना कितना है 10, a कितना है 3 इंटू 50/6 डिवाइडेड बाय k कितना है 50। ठीक है, इसको सोल्व करो, जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ गया 30, इधर तो आ जाएगा हमारे पास 30, इधर देखोगे तो कितना हो गया 150, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 2 हो गया, 2 यानी कि 25, है ना, ये कितना आ गया 25/50, तो कुल मिला के 5/50, देन 1/10 0.01 मीटर, तो कितना आ गया 0.01 मीटर, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक। देखिए कुल मिलाकर जो भी आपको सिचुएशन दे, घबराना नहीं है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो मैं एक एक कंसेप्ट आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ। पहले हमने सिर्फ ब्लॉक को टच वाला कंसेप्ट लिया, उसके बाद जब रस्सी से जोड़ दिया तो कंसेप्ट लिया, रस्सी के बाद में हमने इंक्लाइन प्लेन का लिया, एक एक चीज जुड़ती जा रही है धीरे धीरे, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको डायग्राम बनाना फ्री बॉडी आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, डोरी है तो कैसे लग रहा है ना, उसके बाद में स्प्रिंग है तो कैसे लग रहा है, फोर्स कितना होगा, हमेशा kx होगा, है ना, स्प्रिंग के लिए हमेशा फोर्स क्या होगा kx होगा, इसकी वैल्यू हमेशा आपको क्या करेंगे चेंज करते रहेंगे, वो स्प्रिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये चीजें अपन आगे जब बीएससी की किताब पढ़ेंगे उसमें भी सारी चीजें हैं। तो स्प्रिंग के लिए हमेशा ध्यान क्या रखो कि फोर्स कितना होता है ये, और स्प्रिंग में अगर एनर्जी स्टोर पूछे पोटेंशियल तो वो कितनी होती है kx स्क्वायर होती है। ठीक है, हालांकि ये अभी आपके यूज नहीं आ रहा, जब अपन आगे पढ़ेंगे तो इसमें वो चीज भी यूज आएगी। ठीक है, आगे समझ में। चलिए, तो स्प्रिंग वाला केस कंप्लीट हो गया। तो अब मैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट लूंगा स्प्रिंग के बाद में, वो एक लामी थ्योरम बच जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है। तो एक तो लामी थ्योरम का मैं बताता हूँ कंसेप्ट क्या होता है, देन उसके बाद हम चलेंगे सूडो फोर्स में, क्योंकि सूडो फोर्स का भी जो है यानी कि फिक्टिशियस जो फोर्स है, आभासी बल है, उसका भी कंसेप्ट है, तो उस पर हम चलते हैं। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, क्योंकि अब अल्टीमेट होगा कि आपको सिचुएशन चेंज करके मास का चेंज कर देंगे, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट चेंज कर देंगे, तो वो आप कर सकते हो, बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए
और बाकी में जब आपको जो भी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो वीडियो लेक्चर की सीरीज के अंदर बीच बीच में सॉल्व एक में जैसे तो कोई चैप्टर कंप्लीट होता है तो उस पूरे चैप्टर के सॉल्व जो क्वेश्चन होते हैं उनका भी मैं 20-25 क्वेश्चन डाल देता हूँ सॉल्व करके, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं ना, ताकि अपना क्या थोड़ा टाइम बचेगा, है ना, क्योंकि हमें कंसेप्ट बहुत सारे सीखने हैं। और दूसरी बात, आप घबराइए मत, बीएससी का कोर्स हमारे पास बहुत छोटा है, हालांकि किताबें 9 होगी बीएससी के अंदर, लेकिन कोर्स बहुत छोटा है क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, कंसेप्ट है ना, वो डायरेक्ट अपने को याद रखने वाले हैं कि ये इसके परपेंडिकुलर सॉरी डिपेंडेंसी है वो। अब मुझे बताइए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कितने न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत कम न्यूमेरिकल बनते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो सिर्फ कंसेप्ट होते हैं स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर के, जो क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्टिंग है ना, बस वहाँ न्यूमेरिकल बनते हैं, उसके बाद सीधे सिर्फ रिजल्ट होते हैं, वो याद करने होते हैं, रिजल्ट पे जो क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ इतना आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ की बेफिक्र रहिए, मैं आपको लगभग सारा कोर्स करा दूंगा। बीएससी में आपको को बहुत कम टाइम लगने वाला है, जो टाइम खाने वाली जो चीज़ें हैं वो है ये मेनली तो 11th इसलिए है क्योंकि 11th के क्वेश्चन और 11th के जो क्या बोल सकते हैं कंसेप्ट है वो बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है 11th के, है ना, हर एक पेज में नया कंसेप्ट निकलता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो आ जाएगा लामी थ्योरम पे, है ना। तो लामी थ्योरम का मैं देख लेता हूँ। लामी थ्योरम का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके एक ही पॉइंट के ऊपर, है ना, एक पॉइंट पे अगर 3 फोर्स लग रहे हैं, उस केस में हम क्या लगाते हैं, लामी थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें सूडो फोर्स का पहले देखा, तो अपन तो लामी थ्योरम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में जो है सूडो फोर्स पे चलेंगे, ठीक है। चलिए स्प्रिंग की जगह लामी का देख लेते हैं। लामी थ्योरम पे मैंने कई मतलब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें वहाँ पे वो चीज़ क्लिक नहीं करती है, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है, और बस वो क्लिक कर दे। आपको सिर्फ और सिर्फ लामी थ्योरम में एक चीज़ का ध्यान रखना, पहले मैं चलो टॉपिक लिख लेता हूँ, लामी थ्योरम, है ना। लामी थ्योरम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कुछ बनता है कि 3 उसके अंदर फोर्स आ रहे हो इस तरह से, F1 F2 और F3, यानी कि एक पॉइंट पे आपको कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है, उस एक पॉइंट के ऊपर 3 फोर्स लगते हुए दिख रहे हो, है ना। तो जब भी 3 फोर्स लगते हुए दिख रहे हो एक पॉइंट पे, तो समझ लेना कि वह 101% क्वेश्चन अगर पूछा गया तो वो लामी थ्योरम से पूछा गया होगा, ठीक है। दिमाग में क्या रखोगे, जब भी एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि वहां लामी थ्योरम होगी ही होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है बीटा, और ये एंगल कितना है गामा। तो लामी थ्योरम क्या कहता है, लामी थ्योरम ये कहता है कि F1 अपॉन साइन अल्फा इक्वल होगा F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, बस, ठीक है। ये एक डायग्राम ध्यान में रखोगे और इससे ये ध्यान रखोगे, देखो क्या है, F1 कौन सा साइन होगा, इसके सामने कौन सा एंगल है वो दिमाग में रखना है, कौन सा, F1 के सामने कौन सा बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है, इसलिए मैंने क्या लिया, साइन अल्फा, डिवाइडेड बाय F2 के सामने कौन सा बन रहा है, बीटा, इसलिए डिवाइड में क्या लिया, बीटा, F3 के सामने कौन सा बन रहा है, गामा, तो डिवाइड में क्या लिया, गामा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि जिस भी क्वेश्चन में, जिस भी डायग्राम में 3 फोर्स लग रहे हो और तीनों किसी ना किसी एंगल पे हो इस तरह से, है ना, ठीक है, तो उस केस में क्या लेना है, एक पॉइंट पे अगर 3 फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हो, अलग अलग डायरेक्शन में, दिमाग में रखना, 3 फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इसका मतलब है वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो एग्जाम्पल होगा लामी थ्योरम का, ठीक है। आगे समझ में, ये दिमाग में रखना है, ये डायग्राम दिमाग में रखना है। अब लामी थ्योरम का मैं क्वेश्चन लेता हूँ और उसको सोल्व करते हैं, और इसका क्वेश्चन आप देखिए इंपॉर्टेंट लगा लेना, मिल ही जाता है मैक्सिमम, मैंने देखा है, ठीक है। लामी थ्योरम का क्वेश्चन आपको एग्जाम में, चाहे वो कोई सा भी हो, फिजिक्स से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड से लेके या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम किसी यूनिवर्सिटी का लेके, और चाहे कॉलेज लेक्चर तक चले जाओ, हर एग्जाम में लगभग इसका एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, क्या है, एक पॉइंट पे क्या दिमाग में रखना है कंसेप्ट, एक पॉइंट पे 3 फोर्स, ठीक है, एक पॉइंट पर 3 फोर्स अगर है तो इसका मतलब वो किसका होगा, लामी थ्योरम का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कैसे इसको सॉल्यूशन करते हैं, है ना, उससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लिख लिया होगा लामी थ्योरम,
ठीक है, नहीं लिखा हो तो बैक जाइए, पॉज करिए और लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, जो कि मैं बार बार कहता हूँ ना। चलिए, ये कुछ एक एग्जांपल है। कि ये इस तरह से फाइव kg, ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री, ठीक है। ये ऐसा एग्जाम्पल दे रखा है और इन डोरियों में टेंशन जो है वो T1, इसमें T2 और इस डोरी में T3 टेंशन दे रखा है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है, ये मासलेस स्ट्रिंग है और जी को जो है हमें कितना लेना है, जी को इसमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है और ये इक्विलिब्रियम में है अभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द टेंशन T1, T2 एंड T3, इन तीनों जो टेंशन है इसका हमें क्या निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए, अब इस तरह का जो क्वेश्चन आता है तो इसमें आप देखिए, ये जो T1, T2 और T3 है ये कहाँ लग रहे हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, ठीक है। कितने लग रहे हैं, 3 फोर्स है। तो जैसे ही 3 फोर्स आए और एक पॉइंट पे लग रहे हैं, इसका मतलब कहाँ जाना है, लामी थ्योरम में जाना है, ठीक है। तो देखिए लामी थ्योरम में चलते हैं, तो लामी थ्योरम में चलें तो देखिए, ये अगर रस्सी है तो रस्सी के क्या होता है, हमेशा सेंटर की तरफ ये इस तरह से होते हैं फोर्स, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। ये इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो इसके दो हैं, एक मैं बनाऊंगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम और एक बनाऊंगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस पॉइंट का ना, ये पॉइंट अगर सपोज कर लीजिए क्या है, पी है, तो इसका मैं क्या बनाऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। पहले बनाता हूँ मैं इस वाले ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो इस ब्लॉक में क्या हो रहा है, ये मेरे पास 5 किलो का ब्लॉक है, तो एक फोर्स कौन सा लग रहा है, mg नीचे की ओर, तो उसको कितना लिख दूंगा, 5g, है ना। अब कितना लिखूंगा उसको, 5g, ठीक है। ऊपर की ओर कौन सा लग रहा है, एक टेंशन, जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था अपन ने कि इस तरह से एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्या है कि एक फोर्स जो T1 है वो इधर लग रहा है, एक फोर्स T2 है वो इस तरफ लग रहा है और एक फोर्स जो है वो T3 है वो इस तरफ लग रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये एंगल कितना होगा, क्योंकि जैसे ही 3 फोर्स आ गए तो मुझे क्या चाहिए, ये सारे के सारे एंगल चाहिए। तो एंगल चाहिए तो क्या करूं, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल अगर मैं देखना चाहूँ ये, तो कितना होगा, तो ये क्या बन रहा है कि ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। 180 में से इन दोनों को माइनस निकालो तो कितना बचा, 90। तो इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। चलिए, बन गया 90 डिग्री। अब आप देखिए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है ना, तो अब मुझे कौन सा चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। ये एंगल चाहिए तो मुझे किस में जाऊँ, अगर मैं 60 में जाता हूँ, है ना। अब देखिए आप, उधर वाला बनाता हूँ, ये पॉइंट हो गया हमारे पास P, Q और R। तो इसको मैं अलग से बना लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर निकालना, ठीक है। ये इस तरह से मान लीजिए P पॉइंट, ये कितना है, 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बन रहा ना, अल्टरनेटिव एंगल एकांत त्रिकोण बन रहा है, ठीक है। तो ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 और ये कितना होगा हमारे पास 90। तो कुल मिला के ये एंगल कितना हो गया, 90 प्लस 60, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 90 प्लस 60 एंगल हो जाएगा, हो गया। अगला देखिए, अगला अगर मैं ये देखूं तो ये कितना है हमारे पास, यहाँ से 30, ठीक है। इधर देखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये कितना है 90, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 90 प्लस 30, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए सॉल्यूशन। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, पहले तो इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, लामी थ्योरम से पहले मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्यूशन कर लेता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि आंसर T3 बराबर कितना हो गया, 5G। 5G का मतलब कितना हुआ, 50 न्यूटन, हो गया, निकल गया यहाँ से T3 का मान। अब क्या निकालना, T1, T2, तो सबसे पहले लगाइए लामी थ्योरम। लामी थ्योरम क्या कहता है, T1 अपॉन इसके सामने एंगल कौन सा है, ये रहा, ठीक है। अब मैं बाकी मिटा रहा हूँ ये सब चीजें, इसके सामने एंगल कौन सा है, ये, तो क्या हो गया, साइन 90 प्लस थीटा, हाँ, तो 90 प्लस 60 थीटा क्या इक्वल टू T2 के सामने एंगल कितना है, 90 प्लस 30, तो ये हो गया साइन
90 प्लस 30 इक्वल टू T3। T3 के सामने कितना एंगल है, साइन 90। ठीक है, अब इससे और इससे, क्योंकि मुझे T3 पता है ना, इन दोनों से क्या निकाल लेता हूँ, T1 की वैल्यू। तो T1 बराबर कितना हो गया, T1 हो गया T3 इंटू साइन। अब देखिए, चलो एक बार इसको कर लीजिए, 60 डिवाइडेड बाय साइन 90। ठीक है, तो साइन 90 कितना हुआ, 1। साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कोस थीटा ना, तो कोस थीटा का कितना हो गया, T3 कोस 60। तो T3 कोस 360 दोनों की वैल्यू रख दीजिए। T3 कितना है 50, कोस 60 कितना होता है 1/2, तो कुल मिला के कितना हो गया 25 न्यूटन हो गया। अब आते हैं इसमें, अब क्या करना है, इन दोनों को ले लीजिए। जैसे इन दोनों को लोगे तो क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 इक्वल टू T3 अपॉन साइन 90, इसको 1 ले लो, खत्म बस, है ना, बार बार क्यों लिखे। तो कुल मिला के क्या हो गया T2, ये कितना हो जाएगा cos 30, तो T3 इंटू cos 30। T3 कितना है 50, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो √3/2 तो कितना हो गया 25√3 न्यूटन। ये कितना हो गया T2 का मान हो गया। अब बताइए क्या था इस क्वेश्चन में, देखने में कितना टिपिकल लगता है और है कितना इजी। बस दिमाग में क्या चीज रखनी है कि जहां पे भी एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हो वहां पे लामी थ्योरम लगाना है, बस खत्म। ठीक है, आगे समझ में। अब ऐसे चाहिए आपको कितनी भी सिचुएशन दे दें, ठीक है, कितनी भी, एक तो मुझे याद भी आ रहा है ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, मुझे एग्जैक्टली वैल्यू तो याद नहीं है, लेकिन मैंने देखा एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड में था या पता नहीं किस में था एग्जाम में, इन्हीं में अभी मैंने पेपर देखा तब था कि क्या किया उसमें, एक रस्सी थी, है ना, और इधर एक दीवार थी, इससे क्या किया रस्सी से ऐसे बांध के ऐसे कर दिया था, और ये एक जो है कोई मास ऐसे ही लटका हुआ था इसमें, जो भी 10 किलो का 5 किलो का मास था। तो इसमें पूछा कि इस डोरी में टेंशन, इस डोरी में टेंशन, इस डोरी में टेंशन है, वो फाइंड आउट करो। ठीक है ना, इस तरह से कुछ था, एक एंगल था इनमें से, क्योंकि यहाँ देना पड़ेगा तो वो एंगल दिया हुआ था, बाकी इस तरह से पूछा गया था, तो वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्या किया इसने, रस्सी से बांध के इधर इधर लटका दिया, पहले तो सिंगल रस्सी थी, अब इसको इधर बांध दिया, तो बताइए टेंशन कितना होगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कोई वो इतना सोचने वाली बात नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, यही तो बनता है सेम इसमें, सिर्फ एंगल तो क्या होगा चेंज होगा, कुछ वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, तो लामी थ्योरम के जो क्वेश्चन है वो आपको मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन होता है और कंसेप्ट बड़ा तगड़ा होता है इसका। चलिए, हो गया लामी थ्योरम। तो लामी थ्योरम देख लिया, स्प्रिंग कांस्टेंट देख लिया, उसके क्वेश्चन अपन ने देख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सूडो फोर्स में ना, सूडो फोर्स जो है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, 10 मिनट का टाइम है अपने पास, 10 मिनट में हो सकता है कि मैं उसको कंप्लीट कर दूँ, हो सकता है क्या करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास सूडो फोर्स का, इसी में। तो सूडो फोर्स का मतलब क्या होता है, सूडो फोर्स का मतलब होता है कि जब अपने पास आ गया सूडो फोर्स का, ये तो फ्रिक्शन आ गया। सूडो फोर्स का मतलब क्या है, सूडो फोर्स का मतलब है एग्जैक्टली वो फोर्स है नहीं, लेकिन क्योंकि जो अपना क्या बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब निर्देश तंत्र। तो जो सिस्टम है वो सिस्टम अगर मान लीजिए एक्सेलरेटेड मोशन करता है, यानी कि त्वरित गति करता है, उस केस में क्या होता है सूडो फोर्स लगता है, यानी कि आभासी बल लगता है। ठीक है, और एक चीज और, जब सूडो फोर्स लगेगा ना, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ वो किसका है, सूडो फोर्स का। नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हो क्या, सूडो फोर्स। ठीक है, कौन सा है, सूडो फोर्स है ना। तो जो सूडो फोर्स है हमारे पास, सूडो, अच्छा थोड़ा ई इधर है, यू इधर है ना, ई यू सूडो। तो जो सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स या फिक्टिशियस कह सकते हैं ना, फिक्टिशियस मतलब आभासी, आभासी बल, सूडो फोर्स छद्म बल हिंदी में कहेंगे। तो ये सब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ठीक है, हमने क्या पढ़ा, नॉन इनर्शियल मतलब जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, उसके अंदर क्या लगता है सूडो फोर्स लगता है। अजड़त्वीय या नॉन इनर्शियल का मतलब क्या हुआ वो समझते हैं। ठीक है, तो दो तरह के निर्देश फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे, पहला होगा इनर्शियल, है ना, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, जब मैं आपको बीएससी का फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो फिर से इन चीजों को पढ़ेंगे, तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ सिंपल सी एक चीज बता देता हूँ, है ना, उसको आप ध्यान में रखिए, नहीं भी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं सूडो फोर्स के अंदर, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें उसका कोई यूज नहीं थ्योरेटिकल का ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दो तरह के निर्देश तंत्र होंगे, एक इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो इनर्शियल का मतलब क्या हुआ जड़त्वीय, नॉन इनर्शियल का मतलब अजड़त्वीय। जड़त्वीय का मतलब होता है अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या अगर कोई सिस्टम जो है वो
या तो स्टेबल हो या फिर उसमें क्या हो, एक समान वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे वो मूव करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस पर कोई भी आभासी बल नहीं लगता है और न्यूटन की गति के जो नियम है यानी कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है वो उसमें वैलिड होते हैं। ठीक है, तो तब जब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है देन इसका मतलब क्या है, वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है, दूसरा, अगर मान लीजिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है यानी कि त्वरित गति कर रहा है, ठीक है, या फिर रोटेशन कर रहा है, ठीक है, दोनों ही केस है, त्वरित गति कर रहा है या फिर रोटेशन कर रहा है, उस केस के अंदर क्या होगा, उसे हम क्या मानेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, क्योंकि न्यूटन की गति के जो नियम है वो उसमें लागू नहीं होते, उनका यूज करके हम प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो सूडो फोर्स कब आएगा, तो वहां सूडो फोर्स अकाउंट में आता है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी सिस्टम एक्सेलरेटेड यानी कि त्वरित गति करता है तो उसके अंदर जो उपस्थित बाकी होते हैं ना, जो पार्टिकल्स होंगे, जो बॉडी होंगी, उन पे क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स यानी कि एक आभासी बल लगेगा जो माध्यम की गति के विपरीत दिशा में होगा, यानी कि जिस तरफ मीडियम या जिस तरफ सिस्टम मूव कर रहा है उस सिस्टम के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, सूडो फोर्स लगता है, और वो क्या होगा, जितना उसका फोर्स है एग्जैक्टली उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स होगा, जिसे अपन एक तरह से रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं ना, कह सकते नहीं मतलब उसकी तरह समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो सूडो फोर्स क्या होगा, सूडो फोर्स का मतलब है आभासी बल है, एग्जैक्टली लगता नहीं है लेकिन मीडियम की सिस्टम की एक्सेलरेटेड मोशन के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, जो सूडो फोर्स है ये क्या रहेगा, हमेशा जो मोशन है उस मोशन के अपोजिट, बस ये दिमाग में रखो, क्या रखो, मोशन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा रहेगा, बस विपरीत दिशा में क्या रहेगा, हमेशा रहेगा। ये एक चीज दिमाग में बिठा लो तो आपके सारे के सारे जो फोर्स है उसके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो जब मैंने एग्जाम दिया था टेक्निकल एजुकेशन का, उसमें भी क्वेश्चन आया था ये वाला। ठीक है, क्या था कि मान लीजिए एक गाड़ी है ना, दो चीज क्या दिमाग में रखनी है, लिख लो। सूडो फोर्स क्या होगा, सूडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरा, ये एक क्या है, आभासी फोर्स है, आभासी बल यानी कि फिक्टिशियस फोर्स है। ठीक है, लिख लिया। तीसरा, ये हमेशा क्या लगेगा, माध्यम की गति के विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए, बस बाकी सब कुछ आपके सॉल्व हो जाएगा, है ना। ये मान लीजिए क्या है, गाड़ी है। ठीक है, यहाँ आपने क्या कर रखा है, एक धागे से बांध के, मान लीजिए किसी को, या रोड से या धागे से क्या हुआ, एक द्रव्यमान एम द्रव्यमान का कोई भी मान लीजिए बॉल है लोहे की या किसी कांच की, उसको आपने लटका रखा है। ठीक है, जब गाड़ी एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करती है यानी कि एक्सेलरेशन कितना है, 0 है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इस पर कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि अगर मैं बात करूं सूडो फोर्स की, तो सूडो फोर्स कितना है, 0 है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक्सेलरेटेड मोशन करती है गाड़ी, क्या करती है, एक्सेलरेटेड मोशन करती है, तो क्या होगा, ये गाड़ी किस तरफ जा रही है, ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है, तो बॉल क्या होगी, पीछे की तरफ आएगी, आएगी ना, तो पीछे की तरफ आएगी, इसका मतलब ये वर्टिकल से क्या होगी, कुछ ना कुछ एंगल बना के रखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस बॉल पर इसका द्रव्यमान अगर m है तो m a डायरेक्शन में क्या लगा, इस तरफ फोर्स लगा, जबकि गाड़ी किस तरफ जा रही है, कुल मिला के उस डायरेक्शन में जा रही है। समझ में आ गया। तो सूडो फोर्स क्या हुआ, सूडो, ये कौन सा फोर्स होगा, ये कब है, जब a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, उस केस में क्या होगा, ये पीछे की तरफ आता है ना, ऐसा आपने नॉर्मली आप घर में देखना होता भी है। आप क्या करो, एक धागे से, अपने खुद ही कर लो, एक धागे से एक बॉल को, भारी बॉल है ना, कोई लोहे की या कांच की जो भी होती है, उसको बांध दो, बांध के फिर क्या करो, बांध के पहले स्टेबल धीरे धीरे चलो, कोई प्रॉब्लम, फिर एकदम से स्पीड बढ़ाओ आपकी, तो ये बॉल क्या होगी, पीछे की तरफ जाएगी, आपके साथ कोई ना कोई एंगल बनेगा उसका। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्यों बन रहा है, इसका मतलब इधर कोई फोर्स लगा तभी तो बन रहा है, जब नहीं तो आपके साथ चलना चाहिए उसको, अगर फोर्स नहीं है तो वो फोर्स कौन सा हुआ, क्या किसी ने धक्का दिया क्या उसको, नहीं दिया, लेकिन क्योंकि आप एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हो और वो आपके साथ अटैच है, तो उस पर एक पीछे की तरफ फोर्स लगता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि पीछे जा रही है इसलिए, लेकिन एग्जैक्टली कोई फोर्स नहीं लगता, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सूडो या फिक्टिशियस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे इसमें एग्जांपल में दिया क्या होगा, ये थीटा एंगल फाइंड आउट करिए, ये दिया होगा। ठीक है, तो ये डोरी में क्या होगा, कोई ना कोई एक टेंशन होगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे उस वाले केस का, इसके वाले केस का बनाते हैं। तो एम में क्या है, इस तरफ फोर्स है, टेंशन फोर्स किस तरफ है, इस तरफ टेंशन है। ठीक है, एम जी किस तरफ है,
इस तरफ mg है भाई, mg तो होगा ना इसका मास है, इसलिए mg किस तरफ है, इस तरफ है। तो आप क्या करो, इसको इस तरह से दो एक्सिस में बांटो, ठीक है। यहाँ से एंगल कितना बन रहा है इसका, देखो यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, जेड बन रहा है ना, ये भी कितना होगा, थीटा। तो ये एंगल कितना हुआ यहाँ से, थीटा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। तो ये थीटा है, तो इसको इस तरफ लाओगे तो क्या बनेगा, टी साइन थीटा। इसको इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, टी कोस थीटा, ठीक है। अब आप देखो किसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, टी कोस थीटा को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, टी कोस थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है एम जी, और टी साइन थीटा को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, टी साइन थीटा को सेटिस्फाई कर रहा है एम ए, ठीक है। तो अब आपको क्या पूछ जाएगा, या तो पूछ लेंगे टेंशन कितना होगा, ठीक है। तो अगर मुझे टेंशन निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देता हूँ। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करके जोड़ता हूँ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे पास, ये बन जाएगी टी स्क्वायर साइन थीटा और टी स्क्वायर कोस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ओनली टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है, हो गया। कुल मिला के टी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस ए टू दी का रूट, ठीक है, बन गया। आगे टेंशन फोर्स किसमें, रस्सी में कितना टेंशन होगा, वो वैल्यू आ गई मेरे पास। नेक्स्ट निकालिए। आप पूछ लिया कि ये एंगल कितना होगा, तो क्या करूं, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 का डिवाइड कर दूं, ठीक है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो डिवाइड करिए, तो जैसे ही डिवाइड करूंगा तो टी से टी कैंसिल, साइन अपॉन कोस करेंगे तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हो गया, एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स ए बाई जी, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और लामी इस वाले में, लामी नहीं, इस सूडो फोर्स वाले में यही एग्जाम्पल जो है वो आपको कई बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है, जिसमें कई बार थीटा पूछ लिया और कई बार टेंशन टी पूछ लिया गया है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। तो हमने अभी तक जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। आज मैंने आपको स्प्रिंग फोर्स, इस एक वीडियो में देखो स्प्रिंग वाला कंसेप्ट ले लिया, उसके बाद में लामी थ्योरम का कंसेप्ट ले लिया, उसके बाद में सूडो फोर्स ये वाला है ना, ये वाला कंसेप्ट ले लिया। एक सूडो फोर्स जब अपन इसी की बात करेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा होता है, लिफ्ट वाला, वो जब अपन बीएससी वाली जो मैकेनिक्स का यानी कि ये जैसे कंप्लीट होगी उसके साथ अपन क्या करेंगे, जब गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल, वो सब चीजें पढ़ेंगे, तो मैं क्या करूंगा, लामी थ्योरम को जो है एक बार, लामी थ्योरम क्या, ये जो सूडो फोर्स वाला है ना, उसको एक बार फिर से लिख दूंगा ना, एक बार लिख दूं इसको अच्छे से। थीटा इक्वल टू क्या हो गया, टेन इनवर्स ए अपॉन जी, है ना। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार क्या ये इक्वेशन ही पूछी गई है डायरेक्टली, ठीक है। क्या पूछी गई है, डायरेक्टली इक्वेशन ही पूछी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान क्या रखना, सूडो फोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट कि सूडो फोर्स जिस, अगर एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, त्वरित गति हो रही है, तो जिस तरफ गति हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या ले लो, सूडो फोर्स ले लो, बस वही आपका कंसेप्ट समाप्त। उसके बाद में तो सीधा सीधा क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।